दोस्तों आज जो मेरे साथ में गाड़ी है दैट इज नन अदर देन होंडा एलिवेट। और ये जो गाड़ी है वो एक्चुअली काफी टाइम से होंडा के पास में पेंडिंग थी। बहुत टाइम से इसके ऊपर काम चल रहा था और लोग बोल रहे थे वेयर इज द होंडा लॉस्ट। यहाँ पर फाइनली जो है होंडा लेके आई है एलिवेट। हमने इसके बहुत सारे वीडियोस तो बनाए हैं बट यहाँ पर नहीं, धीरे धीरे करके जो है वो आपको इस चैनल पे देखने को नजर आएंगे। और हम बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में ये कितनी प्रैक्टिकल है, कितनी ज्यादा बेहतरीन ड्राइव क्वालिटी आपको ये देगी, क्या आपके लिए सिटी के लिए बनी भी है कि नहीं, या आपके ओकेजनल हाईवे ट्रिप्स के लिए ये एक ऑप्शन है भी कि नहीं, क्या माइलेज ऑफर कर रही है और कैसे इसकी सर्विस कॉस्ट वगैरह जो है वो जाने वाली है। तो इन तमाम चीजों के बारे में जानेंगे एंड पहचानेंगे बेहतर इस प्रोडक्ट को। चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट इन केस यू नो दिस चैनल, कंसीडर दिस चैनल सब्सक्राइब। आइए मेरे साथ। चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस इंजन के स्पेसिफिकेशन से। 1.5 लीटर का ये जो इंजन है 120 पीएस की पावर प्रोड्यूस करता है एंड आपको देगा डिसेंट अमाउंट ऑफ टॉर्क। अब ये जो इंजन है वो एक्चुअली मैं तो फिलहाल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में चला रहा हूँ, बट हाँ आप ऑलरेडी जानते हो ये सीवीटी के साथ में भी आता है। कभी भी सीवीटी से अलग कन्वेंशनल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है वो यहाँ पर जो है वो नहीं यूज किया है होंडा ने। आप डीसीटी नहीं देखते हो, टॉर्क कन्वर्टर नहीं देखते हो अनटिल अनलेस वो डीजल ना हो। मतलब डीजल में उन्होंने मुझे याद आ रहा है जब ये होंडा सिविक या होंडा सीआरवी जब लॉन्च हुई थी तब उन्होंने जो है वो सीवीटी से हट के थोड़ा सा ट्राई किया था। फिलहाल एनीवे हम लोग पहले सीवीटी पे कंसंट्रेट करते हैं। सीवीटी के अंदर सीवीटी के अंदर थोड़ा सा जो है वो रबर बैंड इफेक्ट है विच इज द कैरेक्टर ऑफ सीवीटी एक्चुअली। तो आप कितना भी चाह लो वो रबर बैंड इफेक्ट जो है वो एक्चुअली में नहीं जाता है। तो इस गाड़ी के साथ में भी वो इशू परसिस्ट करता है एनी डे। जैसे टॉर्क कन्वर्टर के साथ में थोड़ी हीटिंग इश्यूज होते हैं, डीसीटी के साथ में मेंटेनेंस इश्यूज होते हैं, सेम इज विद द सीवीटी। तो ये तो फैक्ट है। अगेन अब जरा इस मैनुअल ट्रांसमिशन के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए ये जो मैनुअल ट्रांसमिशन है ये शॉर्ट गियरिंग के साथ में आता है, तो प्ले नहीं है और गियर के अंदर और कुछ भी अननेसेसरी का वाइब्रेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि वाइब्रेट कर रहा है बिल्कुल, जैसे आप जनरली महिंद्रा की गाड़ी में देखते हो या पहले डीजल इंजन जो है वो टाटा के अंदर आए थे तो उसमें देखते हो, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत ही शॉर्ट गियर्स हैं, वाइब्रेशन है ही नहीं उस गियर बॉक्स के ऊपर एंड मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि ये 6 स्पीड का आता है और 6 स्पीड आने की वजह से आपको शॉर्ट गियरिंग में जो है वो काफ़ी मदद करेगा। अब जरा बात कर लेते हैं इस इंजन के बारे में। देखो ये काफी प्रैक्टिकल इंजन है, रिलायबल इंजन है और आप चाहो तो इससे अच्छा माइलेज निकाल पाओगे। अब वो माइलेज क्या होगा वो थोड़ा आगे बात करते हैं, लेकिन पहले इस इंजन के और कैरेक्टर्स जान लेते हैं। ये रिफाइनमेंट के मामले में बहुत सुप्रीम है। मतलब अगर आप गाड़ी को स्टार्ट कर दोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि गाड़ी स्टार्ट है। वाइब्रेशन है ही नहीं, मतलब इतने कम वाइब्रेशन है कि आप एक्चुअली उसको नजरअंदाज करना ही ज्यादा बेहतर समझोगे। है ही नहीं है बेसिकली वाइब्रेशन इसके अंदर। तो जीरो अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन इन द कैबिन। आप स्टीयरिंग पकड़े हो वहां पर भी फील होगा कि कोई भी वाइब्रेशन नहीं है। आप गियर नॉब पकड़ो वहां पर भी वाइब्रेशन नहीं है। क्लच में या ब्रेक पैडल में भी वाइब्रेशन ट्रांसफर होते हैं क्योंकि वो भी मैकेनिक्स का पार्ट है और वो एक्चुअली में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड है इंजन के साथ में, वहां पर भी वाइब्रेशन नहीं है। तो वाइब्रेशन के मामले में, एनवीएच के मामले में इट इज कंप्लीटली इन फेवर ऑफ द कस्टमर एंड इन फेवर ऑफ द कंज्यूमर। तो आपको रियलाइज होगा कि आप काफी खुश रहोगे बेसिकली इस प्रोडक्ट के साथ में। अब जरा बात कर लेते हैं इस इंजन के परफॉर्मेंस के बारे में। देखो इस इंजन के परफॉर्मेंस आप ऑलरेडी जानते हो होंडा सिटी के अंदर, क्योंकि उसके अंदर आता ही ये इंजन है। आईसी इंजन केवल यही आता है। हाइब्रिड में जरूर वो एक मोटर सेटअप इसके साथ में जोड़ देते हैं, लेकिन इंजन तब भी यही रहता है। अब इस इंजन की खासियत ये है कि आईवीटेक होने के बावजूद ये पंच आपको काफी अच्छा देगा। और इसका जो मिड एंड है ना, यानी कि जैसे आरपीएम 3-3.5 हजार आरपीएम क्रॉस करते हैं, जो मिड रेंज होती है जब आप 70-80 किलोमीटर के बाद में फील करते हैं, वो कमाल का है। मतलब उसके बाद तो ये रॉकेट बन जाती है एंड बहुत बेहतरीन ड्राइव क्वालिटी उस टाइम देती है। आपको मजा आएगा इस गाड़ी को चलाने में। ये लथार्जिक फील नहीं करती है। रेगुलर 1.5 लीटर का जो इंजन है जो आप क्रेटा में या सेल्टॉस में देखते हो उससे ज्यादा परफॉर्मी है, जिसकी वजह से आपको रियलाइज होगा कि यार ये बेहतर है ड्राइव के मामले में कंपैरेटिव टू द अदर कार्स ऑफ द सेगमेंट बट विद द सेम इंजन। ग्रैंड विटारा हायराइडर के साथ साथ
आप यहाँ पर अगर इसको क्रेटा एंड सेल्टॉस के छोटे इंजन के साथ कंपेयर करो, ये एक्चुअली अनमैचेबल है अनटिल अनलेस आप C3 एयरक्रॉस को यहाँ पर लेके आ जाओ। वो इंजन है तो कम PS पावर प्रोड्यूस करता है उसका इंजन, लेकिन ज़्यादा एंथुजियास्टिक बिहेव करता है, वो यहाँ पर ज़रूर महसूस होता है। 4 सिलेंडर होने की वजह से ये एक पंची कैरेक्टर के साथ में आता है, अच्छी पावर डिलीवरी, अच्छा टॉर्क डिलीवरी जो है वो आपको देगा एंड शॉर्ट गियरिंग में मदद करेगा। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, गियर रेशियो इसका काफ़ी कमाल का है। यहाँ पर तारीफ करनी बनती है होंडा की फॉर दिस इंजन एंड क्योंकि ये होंडा सिटी के भी अंदर आता है तो रिलायबल एंड मेंटेनेंस के मामले में इट इज़ क्वाइट ट्रस्ट वर्दी है। अब जरा सस्पेंशन सेटअप के मामले में बात कर लेते हैं। देखो जो इस गाड़ी के अंदर सस्पेंशन सेटअप आते हैं वो नॉर्मल सस्पेंशन सेटअप है, जनरली आपको इस सेगमेंट की गाड़ियों में मिलेगा, दैट इज मैकफर्सन स्ट्रट्स एंड टॉर्शन बीम। ये जो सस्पेंशन सेटअप है वो एक्चुअली जाने जाते हैं अपने कॉस्ट एफिशिएंट की वजह से। अब ये कॉस्ट एफिशिएंट है, लेकिन जिस तरीके से होंडा ने इसको ट्यून किया है वो कमाल का है। मतलब ये छोटे बड़े पॉट होल्स को बहुत ईजिली जो है वो कवर कर लेगी, आपको एक मक्खन राइड क्वालिटी देगी। आपको रियलाइज होगा कि यार लिटरली विदाउट एनी डाउट ये एक बेहतरीन सस्पेंशन है। और अगर आप 3 से 4 लोग भी बैठ के चल रहे हो तो भी ऐसा नहीं है कि ये हायर स्पीड्स पर जो है वो अनकंट्रोल हो जाएंगे, या आपकी बॉडी को जो है वो ऐसा नहीं है कि कंफर्टेबल नहीं करेंगे। आप 4-5 लोग यार लोडेड भी हो और अगर हाईवे पे हो तो एक बेहतरीन राइड क्वालिटी तब भी देंगे, स्टेबिलिटी रखेंगे, हैंडलिंग जो है वो इस गाड़ी की काफ़ी बेहतरीन रखेंगे। आप पैनिक ब्रेक मारोगे तो ऐसा नहीं है कि ओवरलोड होने की वजह से गाड़ी जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर दे या स्टीयर हो जाए किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ऐसा नहीं होने वाला है। तो अंडर स्टीयर है, तो सस्पेंशन आर क्वाइट गुड एक्चुअली एंड ये हाईवे पे आपको जैसे मैंने आपको बताया बेहतरीन स्टेबिलिटी ऑफर करेंगे। बॉडी रोल की समस्या इस गाड़ी के अंदर नहीं है, क्योंकि मोनोकॉक चैसी है, उसके साथ में जिस तरीके से होंडा ने इसको डिज़ाइन किया है तो बॉडी रोल नहीं है। ऑब्वियसली अब वो एविडेंट तो होते ही हैं क्योंकि ये स्क्वायरिश शेप है, SUV है, तो वो हल्का फुल्का बॉडी रोल जो है उसको आप एक्चुअली नेगलेक्ट कर सकते हैं, वो 0 बॉडी रोल में ही काउंट होते हैं। बॉडी रोल की टेंशन मत लीजिए, इट इज़ नॉट लेटर ऑन फ्रेम चैसी, तो वो समस्या यहाँ पर आपकी दूर होती है। अब क्योंकि हम ओवर स्टेयरिंग एंड अंडर स्टेयरिंग के बारे में बात कर रहे थे तो उसके स्टेयरिंग के फीडबैक के बारे में बात करता हूँ। देखिए जो उसका स्टेयरिंग है वो स्टेयरिंग कॉलम तो होंडा सिटी का ही है, नीचे से फ्लैट बॉटम नहीं है, बट हाँ मैकेनिज्म आपको जो है वो ये होंडा सिटी के अंदर लगने वाले रैक एंड पिनियन ही नजर आएंगे। ये जो स्टेयरिंग है राइटली वेटेड है, एक्यूरेटली डिजाइंड है मुझे लगता है, एंड यहाँ पर थंब कंट्यूर्स होने की वजह से आपके पास में एक बेहतर जो है वो यहाँ पर पोस्चर होता है इसको पकड़ने के लिए। तो अभी जिस पोस्चर पे मैं बैठा हूँ इससे अभी जिस पोस्चर पे मैं यहाँ पर पकड़ा हूँ यहाँ पर मेरे को ग्रैब करने में, ग्रिप बनाने में कोई समस्या नहीं आ रही है। वो तो चलो यहाँ पर हो गया इसके पकड़ने के तरीके के बारे में, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस कैसी है देखो। लाइटली वेटेड है, ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो परेशान करेगा या हार्डनेस या फटीग लेके आ जाएगा ओवर हायर पीरियड ऑफ टाइम जब आप इसको चलाओगे, ऐसा नहीं होने वाला है। तो राइटली वेटेड है। हायर स्पीड्स पर भी ये जो स्टेयरिंग है वो वेट गेन कर लेगा, जैसे 60, 70, 80 से ऊपर जाओगे हल्का सा वेट गेन कर लेता है, जिसकी वजह से आप हायर स्पीड्स पर जो है वो अमाउंट का कॉन्फिडेंस महसूस करोगे जो इस सेगमेंट में आने वाली और गाड़ियां आपको नहीं ऑफर करेंगी। मार्क माय वर्ड्स, ये राइटली एंड एक्यूरेटली मेरे को स्टीयरिंग कॉलम लगा है अभी तक। गाइस अब जरा और चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि ये जो गाड़ी है वो आपको व्यू बहुत अच्छा देती है। मतलब मैं यहाँ पर अभी बैठा हुआ हूँ और अगर मैं आगे की विंडशील्ड देखूँ, वो एरिया देखूँ, तो मतलब बहुत बड़ा जो है आपके पास में बोनेट यहाँ पर देखने को नजर आता है, जिसकी वजह से आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है। जब आप मार्केट में चला रहे होंगे, कॉम्प्लेक्स जगहों पे चला रहे होंगे, क्लस्टरफोबिक जगह पे चला रहे होंगे, तो ये जो बोनेट है आपकी विजिबिलिटी बढ़ाएगी और आपको बचाएगी और सतर्क करेगी कि भाई वहां से गाड़ी को जो है वो थोड़ा सा बचा के चलाना, थोड़ा कट इस तरीके से लेना कि यार वो कॉर्नर बच जाए। तो काफी एक्सटेंडेड है इसका बोनेट और आपको एक लगेगा, मतलब जब आप चलाओगे इस गाड़ी को तो आपको लगेगा एक मिड साइज SUV आप चला रहे हो, जैसे कि हैरियर या स्कॉर्पियो एन या XUV 700, जो कि इस सेगमेंट से एक सेगमेंट ऊपर का सेगमेंट है, क्योंकि एक कॉम्पैक्ट SUV है
और मिड सेगमेंट एसयूवी का एक्चुअली ग्रेड 1 आप इसको कह सकते हो। जनरली ये कॉम्पैक्ट एसयूवी में ही काउंट होती हैं, या हम कह सकते हैं क्रॉसओवर्स में काउंट। तो फ्रंट का जो व्यू है वो कमाल का है, विंडशील्ड एरिया भी काफी बड़ा है। रियर का जो विंडशील्ड है एंड IRVM में जो उसकी पोजिशनिंग है वो भी काफी कमाल की है दोस्तों, तो उससे भी शिकायत नहीं है। ORVM का जो कर्व सरफेस एरिया है वो भी मुझे अच्छा लगा, जिसकी वजह से जो रियर का व्यू है वो भी आपको बेहतरीन यहाँ पर मिलने वाला है। गाइस जो टायर प्रोफाइल है 215 सेक्शन की दी गई है और मोटी है थोड़ी सी, जिसकी वजह से कंफर्ट जो है वो यहाँ पर बरकरार रहता है गाड़ी के अंदर। और एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया कि नॉइज है वो अंदर तक नहीं आती है। इनफैक्ट अगर आप 100 से ऊपर चलाओगे तब भी वो एविडेंट नहीं है। एंड सो इज विद द विंड नॉइज, गाड़ी के अंदर विंड नॉइज नहीं है। तो इंसुलेशन के मामले में होंडा ने एक्चुअली काफी बेहतरीन काम किया है यहाँ पर। गाइस अब जरा इंटीरियर्स के बारे में बात करते हैं, वो कितना कंफर्टेबल है। देखो जो इसके बकेट सीट्स हैं वो मुझे बिल्कुल ग्रैब करके बैठी हुई है। 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट मिलती है आपको, सीट बेल्ट रिमाइंडर आपको ऑफर किया गया है। इनफैक्ट जो इसका AC है वो मुझे कमाल का लगा। आप कितनी भी गर्मियों में इसको चला लो, मुझे लगता है कि आपको निराश करने वाला है। बेस्ट पार्ट इज आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इस वाले वेरिएंट में मिल रहा है। V वेरिएंट में आई थिंक बेस में भी आता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। नाइट का विजन के बारे में हमने बात नहीं करी है, आई एम सॉरी, पहले इंटीरियर से नाइट विजन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो मैंने ना इस गाड़ी को नाइट में भी चलाया, तो इसकी जो लो बीम है दैट इज गुड, मतलब लो बीम पे प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप 2 दिए गए हैं इसमें, लो एंड हाई बीम के, वो काफी अच्छी है। लेकिन जैसे ही आप इसके हाई बीम को करोगे ना, तो हाई बीम में थोड़ी सी आपको लगेगा कि यार ढंग से जो है वो फोकस नहीं कर पा रही है, डिस्ट्रैक्ट हो जा रही है हाई बीम। उसमें जरूर मुझे हल्के से शिकायत है कि वो अगर ज्यादा बेहतर होती तो बेहतरीन होता। यहाँ पे मुझे अच्छी लगी इल्यूमिनेशन में किसी भी प्रकार की कॉस्ट कटिंग नहीं की गई। LED DRLs, प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप एंड LED हेडलैम्प्स, ये तीनों चीजें ही जो है वो बेस वेरिएंट से मिल रही है, गिविंग यू द बेस्ट इल्यूमिनेशन सिस्टम इन द सेगमेंट फ्रॉम देयर बेस वेरिएंट। चलिए अब वापस आते हैं इंटीरियर्स के ऊपर। इंटीरियर्स में अगर आप देखें तो एर्गोनॉमिकली ये डिजाइन किया गया है, काफी सारे बटन जहां पर दिए गए हैं, ये सारे तमाम बटन जो है वो मेरे हाथ पे एकदम से आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी पोजीशन से थोड़ा बहुत आगे जो है वो यहाँ पे मूव करना पड़े, मोमेंटम देना पड़े बॉडी को, वो नहीं है। स्टीयरिंग के ऊपर जो है वो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों में आते हैं, लेकिन इस वेरिएंट में राइट साइड में नहीं है। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन इधर दिया गया है, USB टाइप्स केबल इधर स्लॉट दिए गए हैं। यहाँ पर ना कुछ जगह पर मुझे लगता है कि होंडा को अभी भी काम करना चाहिए, जैसे कि अपडेटेड चीजें जो है वो एड ऑन करना भूल जाते हैं। यहाँ पे USB-A टाइप दिया गया है, USB-C टाइप आना चाहिए था, 12 वोल्ट का DC सप्लाई आना चाहिए था। या अब मैं बात करूँ वेंटिलेटेड सीट्स ऑप्शन के बारे में बात करें, या फिर यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स के बारे में बात करें, वो तमाम चीजें जो है यहाँ पर मिस हो जाती हैं। जो इसके सेगमेंट में भले ही वो ज्यादा महंगी हो, कॉस्ट उनकी ज्यादा हो, बट अभी भी वो ज्यादा बेटर प्रोडक्ट्स यहाँ पर साबित होती हैं बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन गाड़ियां जो है वो होंडा बनाना कभी कभी जो है क्रॉस कंपटीशन को भूल जाता, देखना एग्जामिन करना भूल जाता कि भाई इस सेगमेंट में जो मेरे कॉम्पिटिटर्स होने वाले हैं वो क्या क्या ऑफर कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इस बात को लेके दोहराए नहीं रखता हूँ कि होंडा जैसा प्रोडक्ट उन्होंने इस बार बनाया वो रिलायबल नहीं है, बिल्कुल रिलायबल है। और इससे भी दो राय नहीं रखता हूँ कि जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है उसकी प्राइस जस्टिफाइबल नहीं है, बिल्कुल जस्टिफाइबल है। 11 लाख रुपए में इसका एक शोरूम आता है एंड वो तमाम चीजें इसके अंदर ऑफर की जाती हैं जो सेगमेंट में नहीं दी जाती। बट द वर्स्ट पार्ट इज अगर आप हल्का सा प्राइस और बढ़ा के, 16.5 लाख रुपए की एक शोरूम कॉस्टिंग जा रही है, अगर आप 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए और बढ़ा के वो तमाम फीचर जो इसके अंदर मिस है, एक नया वेरिएंट क्रिएट करके ZX प्लस या ZX ऑप्शनल करके कुछ ऐसा वेरिएंट बना सकते हो जिसमें वो तमाम फीचर्स ऑफर हो आपको, वो तमाम चीजें मिल सके आपको, ताकि आप कंपटीशन में बने रहें। एग्रेसिव प्राइसिंग करी, वेरिएंट जो है वो काफी अच्छे से जो है उन्होंने प्लान किया, बट यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा मिस आउट हो गए। दूसरी जगह वो मिस आउट हुए हैं अपनी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने में। अब होंडा सिटी जैसी गाड़ी के अंदर जहाँ पर हाइब्रिड ऑलरेडी प्रेजेंट है, वहां पर इसके अंदर इंट्रोड्यूस नहीं किया, जबकि ये ज्यादा पोटेंशियल कार है। ये एक ऐसी गाड़ी है जो लोग हाइब्रिड में भी खरीदेंगे होंडा सिटी के ऊपर। कभी भी एक एसयूवी की जो सेल्स हैं वो सेडान की सेल्स से कम नहीं हो सकती। तो सेडान में अगर आपने हाइब्रिड दिया है, एनी डे यू शुड हैव बॉट हाइब्रिड इन दिस व्हीकल ऑल्सो, ताकि इसकी सेल ज्यादा बढ़ सके, ताकि ये ज्यादा नंबर्स कर सके। अब हाइब्रिड आपके पास में नहीं तो इसलिए, और CNG आपके पास में है नहीं एंड डीजल भी आपके पास में नहीं है, तो ऑब्वियसली कस्टमर्स जो वो पोटेंशियल कस्टमर्स थे जिनको माइलेज ज्यादा चाहिए था, वो एनी डे वुड बी गोइंग टू द नेक्स्ट
OEM जो दूसरा मैन्युफैक्चरर है उनसे वो इन गाड़ियों को खरीदेंगे। Hyundai, क्रेटा दोनों के पास में डीजल है, मारुति टोयोटा के पास में CNG है। तो वही अगर मैं बात करूं VW एंड स्कोडा, उन दोनों के पास में 2 इंजन ऑप्शन है, बजट फ्रेंडली एंड एक परफॉर्मी। और साथ ही Volkswagen एंड स्कोडा के साथ में भी 2 इंजन ऑप्शन जो है वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, कुशाक एंड टाइगन के साथ में। तो यहाँ पर जरूर ये हल्की सी कॉम्पिटिशन से जो है वो मिस होती हुई नजर आती है। बाकी मैं बहुत सारी चीज़ों को लेके एक्चुअली होंडा को अप्रिशिएट करूंगा। एक तो ये कि उन्होंने इस सेगमेंट में ये कॉम्पैक्ट एसयूवी को इंट्रोड्यूस किया, दूसरा प्राइस जो है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव रखे, तीसरे अच्छे फीचर्स दिए बट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, एंड द फोर्थ वन इज रिलायबल इंजन ऑप्शन एंड रिलायबल प्लेटफॉर्म का यहाँ पर इस्तेमाल करना। तो ये तो थी होंडा एलिवेट हमारे साथ में आज। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। कीप कार बाइक व्हाटएवर यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।